आज के सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास के प्राचीन स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा जो भारतीय इतिहास है, जिसका प्राचीन इतिहास जो है, उसका जो स्रोत है वो दो स्रोत है उसका मेनली। एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्रकला, मोहरें आदि के बारे में से हम लोगों को जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास का। दूसरा स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत है, उससे हम लोग, और साहित्यिक स्रोत दो भागों में विभाजित है। पहला साहित्य है भारतीय साहित्य और दूसरा जो स्रोत है विदेशी साहित्य है। और भारतीय साहित्य में हम लोग धर्म साहित्य, धार्मिक जो साहित्य है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो साहित्य है, और ब्राह्मण साहित्य जो है, और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और बाण भट्ट की हरिश्चंद्र और कादम्बरी, ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और संगम साहित्य जो है तिरुकुरल, मणिक, मेघरले, जीवक, चिंतामणि, ये संगम साहित्य है। तो इन साहित्यों के आधार भारतीय साहित्यों के आधार पर हम लोग प्राचीन इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। दूसरा जो विदेशी साहित्य है, उसमें विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा भारत की यात्रा के दौरान लिखी गई पुस्तक या विवरण है। उसमें मुख्य रूप से यूनान और रोम के लेखक के बारे में जो लिखे हैं वो मेगस्थनीज, टोलमी, हेरोडोटस, निरियार्कस और अरिस्टोबुलस आदि, ये यूनानी लेखक हैं। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उससे हम लोगों को प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और दूसरा जो है विदेशी साहित्य में वो चीनी लेखक है, जिसमें फाहियान, वैनसंग, इत्सिंग आदि जो भारतीय महाद्वीप पे जो समय बिताया है उस दौरान जो कुछ बुक लिखे हैं, उनके आधार पे हम लोग जानकारी हासिल करते हैं प्राचीन इतिहास का। और कुछ जो मध्यकालीन में है वो अरबी लेखक अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, ये सारा है जो साहित्यिक स्रोत के विदेशी स्रोत हैं। इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, अब अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी बोलते हैं। और बहुत विभिन्न प्रकार का अभिलेख है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, जिस समय शासक थे खारवेल, और खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन उस समय शासक था और इसमें रुद्रदामन का जितना भी कृत्य है वो सारा दिया हुआ है। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री जो शासक थे वो रचनाकार भी हैं और वही लिखे, उसमें हम लोगों को सातवाहनीय शासक की घटनाओं का विवरण और गौतमीपुत्र सतकर्णी के से संबंधित अभिलेख दिया गया है। प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, इसकी विजय और नीति के बारे में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख में हम लोगों को पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, और उसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और इसके अनेक जीवन में भी जो घटनाएं हुए वो उससे जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख में हम लोग मालवा वंश, यशोवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। और वेशनगर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ से विशेष प्रकार उल्लेख किया हुआ है, जिसमें द्वितीय शताब्दी के पूर्व मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग विभिन्न स्रोतों के बारे में जाने। कुछ स्मारक और भवन हैं जो प्राचीन इतिहास जानने में हमारा मददगार साबित होता है। अब हम लोग स्मारक और भवन से जो हम लोगों को कुछ जानकारी मिलती है वो प्राप्त कहाँ से क्या हुआ है उसके बारे में जानते हैं। देश में लोहे का जो प्रयोग है ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के आसपास लगभग प्रारंभ हो गया था, और ये पता चलता अतरंजी खेरा से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और भीतर गांव के मंदिर जो कानपुर में है, अजंता की गुफाओं और सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति से हिंदू कला और सभ्यता का
पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। क्या हुआ? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर से द्रविड़ शैली की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर से नागर शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है, ये जानकारी मिलती है। कुछ सिक्के हैं, उन सिक्कों से भी हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलती है। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्का में पंच मार्क होता था और थप्पा मार के बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। और सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सातवाहनों ने शीशे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने शुरू किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब कुछ मूर्तियां हैं, जो मूर्ति हम लोगों को मिली है कुषाण काल में, और प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से ही प्रारंभ हो जाता है। और इसमें मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी था और कुषाण कालीन मूर्तियां वैदेशिक प्रभाव इस पर पड़ा था। और बहरूद, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन में अति सजीव झलक देखने को मिलती है। चित्रकला में हम लोग माता और शिशु, मरणासन, राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल में कलात्मक उन्नति का आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध था। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध था। प्रायः चित्रित चित्रकारी था जो अजंता में है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है हम लोगों का 3 स्रोत है, जिसमें हम लोग पढ़े थे भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद के बारे में जानकारी मिलती है और वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का है काल, और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह एक जो ऋचाओं से बद्ध है, और इस ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। वेदों के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो सूर्य देवता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो 3रे मंडल में है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 10वें मंडल में चतुर्वर्ण जो शूद्र है उसकी संकल्पना के आधार पे चतुर्वर्ण क्रिया के बारे में बताया गया, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऋग्वेद को समझने के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। वो था ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकीय ब्राह्मण किया। इसको संखायन भी बोलते हैं, कौशिकती को। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में यह यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद, इसका यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये जानकारी है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद पद्य केवल पद्य में है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धयु कहते हैं। यजुर्वेद के प्रमुख जो उपनिषद है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतारोपनिषद और मैत्रेयन उपनिषद।
यजुर्वेद के अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद को समझने के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, एक शतपथ था और एक तैत्तिरीय था। और ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय और कौशिकती था। सामवेद के बारे में समझें। सामवेद का अर्थ है, इसमें गान, साम का अर्थ होता है गान, और यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाली मंत्रों का ये संग्रह है। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और 7 स्वर जो है सारेगामा की उत्पत्ति इसी से हुई है। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसका मुख्य सूर्य स्तुति का मंत्र है। इसमें सामवेद के प्रमुख जो उपनिषद है, छंदोपनिषद, जैमिनी, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण। अथर्ववेद रचना इसका अंगिरिस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई। अथर्ववेद सबसे लास्ट में बनाया गया, लिखा गया। इसमें 731 सूक्त है, 20 अध्याय है, लगभग 6000 मंत्र है। और इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, ये सारे चीज़ के बारे में। और अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद को समझने के लिए, गोपथ है। और अथर्ववेद की उपनिषद है मंडोपनिषद और प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। मांडूक्य भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्य में, मुंडोपनिषद में, मुंडकोपनिषद से हम लोग सत्यमेव जयते लिए हैं। और इसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री के तौर पे कहा गया है। और इन चारों साहित्य को संहिता कहते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों का रचना की गई थी, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है जिनको रचना किया गया है वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए। और महाकाव्य हैं 2, महाभारत और रामायण। तो रामायण को जो लिखे हैं महर्षि वाल्मीकि ने, और हिंदू और यमनों और शकों के संघर्ष का वर्णन किया गया है रामायण में। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किए थे और प्राचीन भारतवर्ष के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का पता इससे चलता है। पुराण की संख्या 18 है और प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन इसमें किया गया है। पुराणों के रचयिता और संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र हैं। तो लोमहर्ष और उनके पुत्र ने पुराणों की रचना किया उग्रवसा ऋषि को। और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय ये पुराण कराते हैं। तो प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक का ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। और 6ठी ईसा पूर्व से पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत मिलता है। ब्रह्मणोत्तर साहित्य, अब बौद्ध साहित्य है कुछ 6ठी शताब्दी का, जिसमें है त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपनिषद का संग्रह, और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। तो ये विनय पिटक में आचार संबंधी और संघ के बारे में दिया गया है, और सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत और उपदेश के बारे में दिया गया, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नाहो पाली भाषा में रचित है, और इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में सूचनाएं मिलती है। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, और महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय का ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यवादान आदि है।
ललित विस्तार में बुद्ध के देवता मानकर उसके जीवन और कार्यों को चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्य वदान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य है जो जानकारी में क्या क्या मिलता है। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र, और जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। और जैन साहित्य को तो आगम कहते हैं हम लोग। लौकिक साहित्य है कुछ। लौकिक साहित्य में कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। और आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी तक, आदिकाल से 1151 ईस्वी तक कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है राजतरंगिणी से। अर्ध ऐतिहासिक कालों की रचना में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि की महाभाष्य और विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम आदि का उल्लेख है। तो ये सारा साहित्यिक इतिहास है जो भारतीय इतिहास है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कुछ प्रमुख साहित्य है, उसके रचनाकार और किनके बारे में जानकारी देती है, ये हम लोग जानते हैं। अष्टाध्यायी का जो रचनाकार है वो पाणिनि है, और व्याकरण ये ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी इससे मिलती है, मुद्रा राक्षस से। महाभाष्य पतंजलि का है, और पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा अस्तित्व में सोमदेव के बारे रचनाकार हैं इसके, और मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। बृहत कंथा मंजरी क्षेमेंद्र, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, और इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। नीति सार के जो रचनाकार है वो कामंदक है, और गुप्तकालीन स्वराज के बारे में जानकारी मिलती है। और कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, कालिदास जो लिखे हैं वो शुंग वंश की जानकारी देते हैं। और मृच्छकटिकम शूद्रक है, और गुप्तकालीन समाज के बारे में जानना। हर्षचरित बाणभट्ट है, बाणभट्ट हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। रामचरित संध्याकर नंदी, और बंगाल के शासक रामपाल के जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखे हैं, और पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखा गया, और कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। अब हम लोग भारतीय इतिहास के विदेशी स्रोत जो है, विदेशी यात्रियों का विवरण, जो मुख्य रूप से 3 आदमी जो विदेशी है वो आए हैं। जैसे यूनान और रोम के लेखक आए हैं। चीनी यात्रियों का विवरण, जिसमें वैनसंग, इत्सिंग, फाहियान, वैनसंग, इत्सिंग आदि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और अरब यात्रियों के बारे में जानेंगे। रोम और यूनान के जो लेखक थे वो प्राचीन लेखन में टेडियस और हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। टेसियस ईरान के राजवैद्य था। टेसियस का वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इसने 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नाम की रचना की थी। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नियार्कस, ओनोस्टिकस और ओरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस का नाम उल्लेख है। और मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य योगिन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी लिखा है। डाइमेकस में सीरियन नरेश अत्तियोकस के राजदूत था। वह बिंदुसार के राजदरबार में आया था। और डोयोनिकस ये मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी,
इसमें भारत के पशुओं और पौधों, खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टोलेमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल होती है। अब चीनी यात्रियों का जो विवरण है उसमें ये बौद्ध मत अनुयायी माने जाते हैं और भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी हासिल प्राप्त करने के लिए वो भारत आए थे। इनमें से प्रमुख है फाहियान, ह्वेनसंग और इत्सिंग। 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, के शासन में भारत आया और इसने भारतीय समाज और यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। ह्वेनसंग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत आया और इसकी रचना सी.यू. की है। तो ह्वेनसंग की रचना सी.यू. की है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और ये अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय में भारत का वर्णन किया। अरब यात्रियों का विवरण में हम लोग अल-बरूनी, इब्न बतूता का नाम सर्वप्रथम है। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया और अरबी में लिखी गई उनकी कृत तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद की रचना किया उन्होंने। और सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। और अरबी लेखकों में अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-बलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि प्रमुख थे। इब्न बतूता द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत रेहला सर्वप्रमुख है, जो अरबी भाषा में रचित है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सामाजिक जीवन के विषय में प्रचुर मात्रा में जानकारी मिलती है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद से नियुक्त किया था और अपना राजदूत बनाकर इनको चीन भेजा था। अभी तक हम लोगों ने भारतीय स्रोत और विदेशी स्रोत, जो भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में जाना। अब हम लोगों को भारतीय इतिहास का जो विकास हुआ है उनके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल है और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में इसका जो लक्षण है, इसका कोई लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। और इसका उदाहरण पाषाण काल है, जैसे पूरा पाषाण काल प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 5500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन जो लिपि में लिखी गई है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण सेंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है या विदेशी यात्रियों के विवरण पे जो लिखे गए। अब हम लोग पाषाण युग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कलाओं में विभाजित किया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से जानकारी हम लोगों को मिलती है। भोपाल के पास है भीमबेटका नामक चित्रित शैल सरायों से पता चलता है। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो पूर्व पाषाण काल को पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, इसके सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी, सिंधु घाटी की छोटी सहायक नदियां हैं, वहां से प्राप्त हुआ है। इस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और इस काल में पेबुल चौपर
चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़कर, खाकर, चिकने और सपाट हो जाते थे। चॉपर बड़े आकार वाले उपकरण होते हैं जो पेबुल से बनाया जाता था। मध्य पूर्व पाषाण काल में फलक संस्कृति की संज्ञा इसे दी जाती है। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मध्य पाषाण काल में औजारों के निर्माण अच्छे प्रकार से क्वार्टाइज पत्थर से किया गया है। मध्य पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंह भूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया जो बनारस के पास है, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा और सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र और हिमाचल में ब्यास, बाणगंगा और सिरसा घाटियों में बहुत मात्रा में उपलब्ध है। उच्च पाषाण काल पतले ब्लेड और संकरे आकार वाले पाषाण फलक हैं जिसमें दोनों किनारे समांतर होते थे और लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुनी होते थे। भारत में यह उपकरण सोन नदी घाटी, मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, जगदा, भीमबेटका, रामपुर, बेलघार, बाघोर, पटने और इनामगंज, रेणुगुट्टा, बेमुला, कुरनूल गुफाएं आदि से प्राप्त होता है। मध्य पाषाण काल में इन्हें अत्यंत छोटे उपकरण होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। सर्वप्रथम CL कलाइकल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण काल खोज की और मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख क्षेत्र है वो बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, नेवासा आदि प्रमुख है। आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, बागोर जो राजस्थान में है, से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो मानव का अस्थिपंजर जो प्राप्त हुआ वो प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है जो यूपी में है और महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में स्थित सांभर झील के निक्षेप से कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। नव पाषाण काल में बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख जो स्थल है वो है बेलन घाटी, रेनीगुंटा जो आंध्र प्रदेश का है, सोन घाटी, सिंह भूमि और नवपाषाण कालीन स्थित बुर्जहोम और गुफर कराल से अनेक गर्तावास और मृदभांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बिहार में चिरौर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद से चावल के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कुल्हाड़ी, बांसुरी, छेनी, खुरपी, कुदाल आदि प्राप्त हुए हैं। अद्य ऐतिहासिक काल में पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग की प्रारंभ हुई और इस युग में अद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। और हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से ही की जाती है और गैंडरिक और कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था, या इसको हम लोग ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। प्रमुख स्थल जो है इसका आहार बलाथल और गिलुंद। आहार को ताम्रवती भी कहते हैं जहाँ बड़े पैमाने पे तांबा मिलता है और आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। गीलुंद इस संस्कृति की स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ से पक्की ईंटों का निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें प्राप्त हुई है। कायथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थल कायथा और एरन है और यहाँ से स्टेटाइट, कार्नेलियम जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। एरन अभिलेख में से सती प्रथा होने का प्रमाण भी मिलता है। मालवा संस्कृति प्रमुख स्थल है इसका एरन और नावदा टोली कायथा और
जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में है। इसका प्रमुख स्थल है जोड़वे, नोवासा, देमाबाद, इनामगांव। देमाबाद में भारी मात्रा में कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। यहाँ से गेंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इनामगांव ताम्रपाषाण एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला और बंद और खाई से घिरी हुई थी। नवपाषाण काल में युगीन की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ वो महापाषाण काल हुआ। पत्थरों की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था और इस कब्रों में मानव को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ के ढलानों पर रहते थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित है। यहाँ के कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े का कंकाल, पत्थर, सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में आंशिक समाधानों की पद्धति थी जिसके तहत मनुष्यों को या शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और ब्रह्मगिरी, आदिचनोलूर, मास्की, चिंगुलपत्तू, नागार्जुनकोंडा आदि इसका प्रमुख समाधान केंद्र था। और महापाषाणकालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती करते थे। तो इस प्रकार हम लोगों का भारतीय प्राचीन इतिहास का साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत, अभिलेख, चित्रकला, इन सारे चीज़ों के बारे में जाने और इतिहास को कई पार्टों में विभाजित करके पढ़ा। अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनके बारे में जानिए। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था वो अजंता में है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा में। और हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में महदाहा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में, जो एमपी में है। भीमबेटका गुफाओं के लिए शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज होम में मिला है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संलग्न कार्यालय है संस्कृति का। चाल कोथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। व्याकरण में जो अष्टाध्याय है उसका पाणिनि लेखक है। और बुद्ध की जीवनी के रचना बौद्ध साहित्य की विशेष स्थान रखती है और ये ललित विस्तर में इसका बुद्ध की संपूर्ण जीवनी दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता में।